दोस्तों ये है 1945 का टोक्यो, जिसे वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की डेडलीस्ट फायर बॉम्बिंग ने मिट्टी में मिला दिया था। और ये है आज का टोक्यो, जो बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स, बेस्ट सबर्बन रेलवे नेटवर्क और एक्सट्रीमली वेल डिजाइंड आर्किटेक्चर की जीती जागती मिसाल है। ये शहर आज हमें जापान की एडवांस डेवलपमेंट, टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की साइड दिखाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जापान का ये उगता सूरज 2023 में रहकर भी 2030 को जी रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि टोक्यो इतना डेवलप हुआ कैसे, और आखिर कैसे ये शहर दुनिया की सबसे एडवांस सिटी बन गया। यहां देखिए, दुनिया के नक्शे पर बसा छोटा सा जापान और उसकी कैपिटल टोक्यो। छोटी लेकिन इतनी हाईटेक कि यहाँ के कई कैफेज में फूड और ड्रिंक्स शेयर करने का काम भी रोबोट्स करते हैं। हालांकि शहर की आबादी 37 मिलियन के पास है, लेकिन शहर में ट्रैफिक जाम काफी कम लगता है। जी हाँ, लोग टाइम पर ऑफिस पहुंचते हैं, टाइम पर घर पर जाते हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करते हैं। जानते हैं कैसे? ऑब्वियसली ऑल थैंक्स टू टोक्योज बेस्ट सबर्बन रेलवे नेटवर्क और उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो लोगों को टाइम पर अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है और उन्हें एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देता है। इसके अलावा टोक्यो अपने शहर में ब्लाइंड लोगों का भी पूरा ख्याल रखता है। तभी तो यहाँ के वॉकवेज और रोड्स में ब्रेल पेवमेंट लगे दिखते हैं, जो कि बताते हैं कि इस शहर को प्लान करने में कोई कमी नहीं रखी गई है। हाई टेक्नोलॉजी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इस शहर में और भी बहुत कुछ है जो इस सिटी को मेगा स्मार्ट सिटी बनाता है। जैसे कि टोक्यो का प्लान्ड सीवेज सिस्टम, जो बाकी मेगा सिटी से काफी बेहतर है। इतना बेहतर कि लोग इसका टूर लेने आते हैं। इसके अलावा करोड़ों की आबादी होने के बाद भी यहाँ टॉप लेवल की क्लीनलीनेस है। मॉडर्नाइजेशन और प्लानिंग इस शहर की गली गली में झलकती है, और यही वजह भी है कि अमीरों के लिए ये शहर इतना डिजायरेबल है। जी हाँ, इसके अलावा टॉप क्लास होटल्स, बार्स, टावर्स और फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट्स की भी शहरों में कोई कमी नहीं दिखती है। $2 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ ये शहर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक दिखता है, और इसलिए इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो टोक्यो में वो सब कुछ है जो इसे रहने के लिए इसे एक आइडल सिटी बनाता है। लेकिन अपनी इस चहीती और खूबसूरत कैपिटल को डेवलप करना जापान के लिए इतना भी आसान नहीं रहा। विकास के इस मकाम तक पहुंचने में पहले टोक्यो ने हिस्टोरिकली ऐसे डार्केस्ट फेज को देखा, जहां कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेडलीस्ट एयर बॉम्बिंग, कभी भयानक अर्थक्वेक, तो कभी भीषण आग ने टोक्यो को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन फिर आखिर टोक्यो कैसे डेवलपमेंट के इस मुकाम तक पहुंचा? देखिए, टोक्यो सिटी की असली कहानी शुरू होती है लगभग 550 साल पहले, जब एक समुराई यानी ओता दोकान ने एडियो नाम के एक फिशिंग विलेज के पास एक छोटे से कासल को बनाया था। अब क्योंकि यहाँ पर फिशेस इजीली अवेलेबल थी, इसलिए कई लोगों ने एडियो गांव का रुख लिया। यहाँ रहते रहते खेती करने वाले किसानों ने पाया कि गांव की मिट्टी राइस कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। जाहिर था ऐसे में लोगों के लिए एडियो विलेज होम डेस्टिनेशन बनना ही था। और अब 1600 आते आते एडियो विलेज काफी फल फूल चुका था। लेकिन इस गांव की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब यहाँ के ग्रेट कमांडर तोकुगावा इएयासु की लीडरशिप में जापान सेकीगारा की बैटल को लड़ा। और इसी जंग के बाद एडियो की किस्मत का सितारा कुछ यूं चमका कि ये गांव जापान की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक बन गया। एडियो की आबादी 1603 आते आते एक गांव से एक एडवांस टाउन में तब्दील हो गई थी। और एडियो की तरक्की का सफर अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन ये टाउन अपनी बनावट में एक बड़ी गलती कर रहा था। और एडियो के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यही गलती उनके इस होम स्वीट होम के लिए लिटरली आग का ऐसा झरोका लाने वाला था, जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। दरअसल इस टाउन में कंस्ट्रक्ट होने वाले हर नए घर में मटेरियल के तौर पर लकड़ी और पेपर का इस्तेमाल हो रहा था, और ये डेडली कॉम्बिनेशन ही काफी था जरा सी चिंगारी को आग बनाने के लिए। और फिर क्या आया वो दिन जब एडियो टाउन के एक प्रीस्ट दिन के समय में अपने अनलकी किमोनो को जला रहे थे। लेकिन इस आग ने इतना भीषण रूप ले लिया कि लगभग 70% शहर इसकी चपेट में आ गया। दरअसल किमोनो से आग की चिंगारी पहले टेंपल में जा लगी, और उसके बाद धीरे धीरे लकड़ी की नींव पर बसा हुआ ये शहर जलकर खाक हो गया। इस हादसे ने केवल शहर को ही नहीं निगला, बल्कि 1 लाख लोगों की जान भी ले ली। लेकिन इतने बड़े डिस्ट्रक्शन की मार के बाद भी इस शहर ने दम नहीं तोड़ा। अपनी फर्टाइल सॉइल और फिश मार्केट के चलते दम तोड़ते एडियो ने एक बार फिर से खुद को बसाया।
दिन, महीने, साल बीत गए और फिर आई 19th सेंचुरी, जब एड्यू की पॉपुलेशन मिलियंस में पहुंच गई। जितना बड़ा ये शहर बना, जल्द ही उतना ही बड़ा बदलाव इस शहर में आया। 700 सालों से जो शोगुनेट सिस्टम एड्यू में काम कर रहा था, वह ध्वस्त हुआ और एक नई गवर्नमेंट ने एड्यू की सत्ता को अपना हाथ में लिया। ये राज था एम्परर मेजी का, जिन्होंने न केवल एड्यू शहर का नाम बदलकर टोक्यो किया, बल्कि अपनी कैपिटल को क्योटो से टोक्यो शिफ्ट कर दिया। बस यहीं से जन्म होता है एक ऐसे शहर का जो आने वाले समय में जापान की पॉलिटिकल पावर का सेंटर बनने वाला था। अपने राज में एम्परर मेजी ने टोक्यो की काया ही पलट दी और खुद के लिए एक आलीशान इंपीरियल पैलेस की नींव रखी। अब टोक्यो जापान का वो हब बन गया जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने सबसे पहले दस्तक दी। टोक्यो टूरिस्ट और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए सेंटर पॉइंट बन गया। लेकिन 1923 में एक बार फिर से एक बड़े इंसिडेंट ने टोक्यो को हिला कर रख दिया और सदियों की मेहनत से बसाया टोक्यो चंद सेकंड्स में मलबे के ढेर में बदल गया था। हम बात कर रहे हैं 1923 में जापान में आए द ग्रेट केंटो अर्थक्वेक की, जिसने 8.0 मैग्नीट्यूड से जापान को हिट किया था। तो पहले भूकंप और उसके बाद लगी आग से टोक्यो शहर के दोबारा बसने की उम्मीद मानो खत्म सी हो गई थी। जब लोगों को लग रहा था कि शायद ये शहर अब पहले जैसा नहीं हो पाएगा, तब इस शहर के लोग एक बार फिर से नए जज्बे के साथ खड़े हुए और अपनी दिन रात की मेहनत और सिटी प्लानिंग से उन्होंने एक बार फिर से टोक्यो को विकास की दौड़ में शामिल कर लिया। साल 1927 में जापान में पहले सबवे यानी मेट्रो लाइन को खोला गया। जी हाँ, जहां दुनिया के कई देशों में आज भी मेट्रो नहीं है, वहीं समय से आगे टोक्यो में मेट्रो के कॉन्सेप्ट को 1927 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पहली टोक्यो मेट्रो लाइन यूएनओ से आसाकुसा के बीच चलाई गई थी और मेट्रो लाइन ही नहीं बल्कि 1931 में टोक्यो में पहला एयरपोर्ट हनेदा और 1941 में टोक्यो में पोर्ट भी ओपन हो गया था। कुल मिलाकर टोक्यो अपने समय से बहुत आगे था और अपने आप को मोस्ट एडवांस सिटी बनाना चाहता था। लेकिन 1945 में एक और ट्रेजेडी टोक्यो का इंतजार कर रही थी और वो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बर्बादी। इस जंग में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को एटॉमिक बॉम्ब से कैसे बर्बाद किया, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अमेरिका की अग्रेशन और अटैक का सामना टोक्यो को भी करना पड़ा था। 9 मार्च 1945 को अमेरिका ने जापान को वॉर में पीछे ढकेलने के लिए टोक्यो पर बॉम्बिंग का सिलसिला शुरू किया था और 2 दिन चली इस डेडलीस्ट एयर रेड में अमेरिका ने टोक्यो को अंदर तक खोखला कर दिया था। लगभग 1 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और हजारों लोगों से उनका घर छीना गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद जब जापान ने घुटने टेके और ये देश अपने खात्मे के कगार पर खड़ा था, तब दुनिया ने भी मान लिया था दोस्तों कि शायद अब यही जापान का दी एंड है। मगर इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। इस महाविनाश के बाद भी न केवल टोक्यो बल्कि पूरा जापान उठ खड़ा हुआ और यहाँ के लोगों ने सब कुछ खो देने के बाद भी अपने नेशन को दोबारा से बिल्डअप करने की स्ट्रॉन्ग विल दिखाई। टोक्यो को वेल प्लान्ड और एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई टॉप क्लास आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और सिटीजन्स ने दिन रात एक करके काम किया। तभी तो 1950s में जब जापान की इकोनॉमी ने इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू किया, तब टोक्यो ने अपनी यूनिक रीबिल्डिंग टेक्निक दुनिया को दिखाई और केवल 4 से 5 सालों में ही इस शहर ने 10,000 न्यू बिल्डिंग्स, न्यू एक्सप्रेसवे, सबवेज और रेलवे नेटवर्क और एक बुलेट ट्रेन तक भी डेवलप कर डाली। जी हाँ, जहाँ भारत में एक ब्रिज बनाने में ही सालों का समय लग जाता है, वहीं इस देश ने तरक्की की वो बुलेट ट्रेन पकड़ी कि 1964 तक टोक्यो मेगा स्मार्ट सिटी बन गया। इस साल टोक्यो ने न केवल 1964 के ओलंपिक होस्ट किए बल्कि दुनिया की पहली मॉडर्न हाई स्पीड रेल सिस्टम टोकाइडो शिंकानसेन को भी लॉन्च किया, जो कि 256 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी। उस दौर में ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रही थी, वहीं टोक्यो बाकी शहरों से एक कदम आगे यानी इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क बनाने में जुट गया। फिर 1968 तक टोक्यो में पहली स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग कासु मेगासेकी को भी खोला गया, जो कि 156 मीटर हाई थी। इसके बाद टोक्यो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था।
यहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस शहर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए ऐसे प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया कि 1990s तक और अर्ली 20s आते आते टोक्यो का 70% हिस्सा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, टावर से कवर हो चुका था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि तेजी से हुआ ये कंस्ट्रक्शन उतना मजबूत नहीं होगा, तो बता दें कि अर्थक्वेक प्रोन रीजन में होने की वजह से टोक्यो की बड़ी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाता है। यहाँ बिल्डिंग्स में एंटी सीस्मिक फंक्शंस को इंस्टॉल किया जाता है ताकि छोटे मोटे भूकंप से इन बिल्डिंग्स को सेफ्टी मिल सके। नाउ कट टू प्रेजेंट सिचुएशन। तो आज अनडाउटली टोक्यो वर्ल्ड स्मार्टेस्ट एंड वेल डिजाइन सिटीज में से एक है। लेकिन ऐसा क्या है टोक्यो में जो कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आज भी लैक करता है? वेल, वो है इसका सुपर फास्ट एक्सटेंडेड रेलवे नेटवर्क और इसका सिस्टमैटिक सिटी डिजाइन। जी हाँ, टोक्यो सिटी की मैपिंग पर अगर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि इस शहर के हर हिस्से को सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया है, सर्कुलर पैटर्न में प्लान है और इसके रेलवे नेटवर्क को भी इसी सर्कुलर पैटर्न को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसके अलावा शहर में रेजिडेंशियल एरिया, बिजनेस एरिया और एनवायरमेंट एरिया का भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसके लिए वहां सिस्टमैटिकली सभी जोन्स को डिसाइड किया गया है। अब जैसे ही इसका ग्रीन जोन, जो कि एक्चुअली में इकोलॉजिकल जोन है, उसे सिटी डेवलपमेंट से बाहर रखा गया है ताकि सिटी पॉपुलेशन को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा सिटी में पिंक जोन, लाइट ग्रीन जोन और ब्लू जोन्स भी डिवाइडेड हैं। इसमें पिंक जोन में कॉफी और शॉप्स खोले गए हैं, तो वहीं लाइट ग्रीन जोन में रेस्टोरेंट और कैफे और सैलून देखने को मिल सकते हैं, जबकि ब्लू जोन्स में रेजिडेंशियल एरिया बिल्डअप है। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच ग्रीन स्पेसेस भी हैं जिसमें पार्क को मेंटेन किया गया है। सिटी में ग्रीनरी ज्यादा हो और पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए बिल्डिंग रूफटॉप्स पर गार्डन्स भी बनाए गए हैं। कमाल है ना कि डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को मेंटेन करने की ऐसी लगन शायद ही दुनिया के किसी शहर में देखने को मिलती हो। लेकिन टोक्यो के वाव फैक्टर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस शहर की असली जान और शान यहाँ के सबअर्बन रेलवे सिस्टम में लाया करती है, जो कि इतना परफेक्ट है कि यहाँ की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कार अफोर्ड करने के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज करती है। अडल्ट्स तो छोड़िए, 12 से 13 साल के बच्चे भी यहाँ कंफर्टेबली मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ऊपर से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए टोक्यो में मेट्रो स्टेशन को भी हाईली डिजाइन किया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन टोक्यो में 10 से भी ज्यादा स्टेशंस ऐसे हैं जिन्हें अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट किया गया है। जाहिर है कि जमीन की कमी के चलते इस कदम को उठाया गया है, लेकिन मानना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड स्पेस को भी टोक्यो ने इस तरह से मैनेज किया है कि ऐसा लगता है मानो जमीन के नीचे स्टेशन नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया हो। बड़े बड़े कैफेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सारी पब्लिक फैसिलिटीज इन स्टेशंस पर देखने को मिल जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए भी स्टेशंस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। लेकिन अब बेहतर रेलवे नेटवर्क होने से आप ये मत समझ लीजिएगा कि टोक्यो के रोड्स, ब्रिजेस और वॉकवेज इतने वेल प्लान नहीं होंगे, क्योंकि इस शहर में शानदार रिंग रोड से लेकर हाईली डिजाइंड ब्रिजेस हैं जिनके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट $1 बिलियन में है। कुल मिलाकर जापान की सरकार अपने देश की इस कैपिटल की ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन में अंधा पैसा खर्च करती है और लोगों को बेस्ट कंफर्ट देने का काम भी करती है। इसी का नतीजा है कि टोक्यो को रीबिल्ड करने का काम आज भी जारी है। ऐसी कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि जापानीज गवर्नमेंट इस शहर को अभी भी अपडेट कर रही है और इसके लिए करोड़ों रुपए हर साल खर्च भी कर रही है, ताकि ये न केवल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रह सके बल्कि दूसरी नेचुरल डिजास्टर के लिए भी तैयार रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि सीस्मिक जोन में होने के बाद भी आखिर क्यों लोगों के लिए ये शहर इतना डिजायरेबल है। अब टोक्यो के इस एडवांस डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है और क्या आप इस शहर में वर्क करने का सपना देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मगर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।